कभी सोचा है कि लाइब्रेरियां सिर्फ किताबों का एक बेतरतीब ढेर क्यों नहीं होती? असल में हर लाइब्रेरी के पीछे एक बहुत ही गहरा, एक गाइडिंग फिलॉसफी काम करती है। आइए आज इसी फिलॉसफी को समझते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसा समय था जब किताबों को खजाना माना जाता था, जिनको इस्तेमाल करने से ज्यादा उन्हें बचा कर रखना जरूरी था। लाइब्रेरियां गोदामों जैसी थी, जहां ज्ञान को सचमुच में जंजीरों में बांधकर रखा जाता था, सिर्फ हिफाजत के लिए। पर फिर एक क्रांति हुई। जो सोच संरक्षण पर थी वो बदलकर उपयोग पर आ गई। किताबें अब सिर्फ रखने की चीज नहीं रहीं, बल्कि वो ऐसे टूल्स बन गए जिन्हें हर किसी तक पहुंचना था। लाइब्रेरियों का जोर कलेक्शन की सुरक्षा से हटकर यूजर की सेवा पर आ गया। और इस पूरी क्रांति के हीरो थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, एक भारतीय गणितज्ञ और लाइब्रेरियन। 1928 में उन्होंने 5 बहुत ही सरल लेकिन इतने शक्तिशाली सूत्र बनाए, जिन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया कि हम लाइब्रेरियों के बारे में कैसे सोचते हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले लाइब्रेरियन की क्रांति, फिर लोगों और किताबों को कैसे जोड़ा गया, उसके बाद एक बेहतर सिस्टम कैसे बना, और आखिर में ये सूत्र आज के टाइम में कितने प्रासंगिक हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, लाइब्रेरियन की क्रांति। तो ये क्रांति आखिर थी क्या? ये उस समय की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान थी, ऐसी जानकारी जिस तक पहुंचना ही मुश्किल था। डॉक्टर रंगनाथन का विजन बिल्कुल साफ था। लाइब्रेरियों को सिर्फ किताबों की गोदाम से बदलकर ऐसे डायनामिक सर्विस संस्थानों में बदलना जहां लोग आएं, पढ़ें और सीखें। ये एक ऐसा बदलाव था जो हर चीज को बदलने वाला था। अब आते हैं इन सूत्रों के कोर पर। पहले 3 सूत्र तो पूरी तरह से यूजर सेंट्रिक हैं, यानी यूजर पर फोकस्ड हैं, और यही इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। पहला सूत्र, शायद सबसे जरूरी, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। सुनने में कितना सरल लगता है ना, लेकिन उस पुराने संरक्षण वाले मॉडल के सामने ये एकदम क्रांतिकारी था। इसका मतलब था कि लाइब्रेरी का हर पहलू इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। और इस एक लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लाइब्रेरी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग आसानी से आ सके, उसके खुलने का समय लोगों के लिए सुविधाजनक हो, वहां आरामदायक फर्नीचर हो, और सबसे जरूरी स्टाफ मदद करने वाला और क्वालिफाइड हो। अब दूसरा सूत्र, जो किताब से हटकर पढ़ने वाले पर फोकस करता है। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये एक बहुत ही अहम लोकतांत्रिक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि लाइब्रेरी को समाज के हर एक व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, चाहे उनकी उम्र, लिंग या पेशा कुछ भी हो, कोई भेदभाव नहीं। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किताबों का चुनाव समाज की जरूरतों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि लाइब्रेरियन की पसंद पर। और हाँ, ये सरकार पर भी एक जिम्मेदारी डालता है कि वो इन संस्थानों को पूरा समर्थन दे। तीसरा सूत्र दूसरे सूत्र के नजरिए को पलट देता है। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये सिर्फ पाठकों को उनकी किताबें ढूंढने में मदद करने के बारे में नहीं है। ये असल में हर किताब को उसके सही पढ़ने वाले तक पहुंचाने के बारे में है, भले ही उस पढ़ने वाले को ये पता ना हो कि वो उसी किताब को ढूंढ रहा है। और लाइब्रेरियां ये करती कैसे हैं? कई तरीकों से। अलमारियों तक खुली पहुंच ताकि लोग खुद किताबें देख सकें, किताबों को विषयों के हिसाब से लगाना और नई किताबों को डिस्प्ले करना। ये सभी तरीके ये पक्का करने के लिए हैं कि हर किताब को अपना पाठक ढूंढने का मौका मिले। चलिए अब हम आखिरी 2 सूत्रों पर चलते हैं, जो उन सिस्टम्स के बारे में हैं जो पहले 3 सूत्रों को मुमकिन बनाते हैं। चौथा सूत्र, जो एफिशिएंसी यानी कुशलता पर फोकस करता है। पाठक का समय बचाएं। ये सूत्र मानता है कि एक यूजर का समय बहुत कीमती है और लाइब्रेरी को उसकी इज्जत करनी चाहिए। हर प्रक्रिया को जितना हो सके उतना कुशल बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब है एक अच्छी तरह से बना कैटलॉग, फटाफट चेकआउट करने का सिस्टम, मदद के लिए हमेशा तैयार लाइब्रेरियन और साफ सुथरे साइन बोर्ड्स। ये सभी चीजें यूजर का समय बचाने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। और अब आखिरी और सबसे दार्शनिक सूत्र, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। रंगनाथन ने यहाँ एक बायोलॉजिकल रूपक का इस्तेमाल किया। एक लाइब्रेरी रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक जिंदा चीज की तरह है जो लगातार बदलती और विकसित होती रहती है। उन्होंने 2 तरह के विकास की बात की। एक बच्चे के विकास की तरह, जहां लाइब्रेरी सिर्फ आकार में बढ़ती जाती है,
और दूसरा एक वयस्क के विकास की तरह, जहां वह नई सामग्री जोड़ते हुए पुरानी और बेकार सामग्री को हटाता है। लेकिन ये सिर्फ किताबों के बारे में नहीं है। इसका मतलब है कि लाइब्रेरी अपनी सेवाओं का भी विकास करती है। वो एक कम्युनिटी सेंटर बनती है, डिजिटल साक्षरता सिखाती है और नई तकनीकों को अपनाती है। ये सिर्फ बड़ी नहीं होती, बल्कि समझदारी से विकसित होती है। तो सवाल ये है कि क्या ये 1931 के सूत्र आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस स्लाइड को देखिए। 2004 में शोधकर्ताओं ने दिखाया कि रंगनाथन के 5 सूत्र सीधे आधुनिक वेब पर लागू होते हैं। पुस्तकें वेब संसाधन में बदल जाती हैं और पाठक उपयोगकर्ताओं में, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल वही रहता है। ये कमाल की बात है ना? आज की तकनीक जैसे ऑनलाइन कैटलॉग असल में रंगनाथन के विजन का सबसे बड़ा सबूत है। अब कोई भी कहीं से भी किसी भी समय लाइब्रेरी तक पहुंच सकता है। लाइब्रेरी यूजर तक आती है, न कि यूजर लाइब्रेरी तक। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर लाइब्रेरीज एक बढ़ती हुई संस्था हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जानकारी और ज्ञान की दुनिया में इसका अगला विकास क्या होगा। ये 5 सरल सूत्र हमें न केवल ये समझने में मदद करते हैं कि लाइब्रेरियां क्या हैं, बल्कि ये भी कि वे भविष्य में क्या बन सकती हैं।